और लास्ट क्लास में मैंने आपको इस तरह का मेथड देख रहे थे हम लोग, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस का सम एक क्लोज लूप में 0 है, वो हम करके देख रहे थे। अभी उसको हम नोडल मेथड में सीखेंगे। और दूसरा मेथड हम देख रहे थे कि जंक्शन पे करंट का सम 0 होता है, तो अलग अलग ब्रांच में अगला अलग अलग करंट दिया है तो हम जंक्शन रूल लगा लगा के करंट निकाल सकते हैं, करंट से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। स्टार्ट ये है, एक मेथड सीख रहे हैं नोडल मेथड। ये दुनिया में बहुत फेमस है, स्पेशली जेई की तैयारी करने वाले सर्किट में ये मेथड बहुत फेमस है। और इसमें अब टीचर इसको बड़े फॉलो करते हैं, लेकिन जब जब मेरा पढ़ाई का टाइम था तो ये मेथड ज्यादा नहीं चलता था। जब मैंने कोटा में इसको पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भी ज्यादा नहीं चलता था, लेकिन अब ग्रेजुअली ये फेमस होता जा रहा है। अगर आप क्लास 12th में होते तो मैं बोलता है इस मेथड को स्कूल में मत लगाना, क्योंकि इस मेथड से स्कूल में नंबर मिलते हैं 0। लेकिन आप लोग तो अभी 12th पास कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा चिंता नहीं है। आप सारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय मेथड लगाओ। ये मेथड में रिवर्स ऑर्डर केसीएल एंड केवीएल, देखो याद करो, इसको हम फर्स्ट लॉ बोलते थे और इसको हम सेकंड लॉ बोल रहे हैं। यानी पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ऐसा हमें एनसीईआरटी में सिखाया जाता है कि करंट निकालो किसी वायर से, किसी बैटरी से, किसी रास्ते से, और उसको जंक्शन में डिवाइड कर दो। जैसे किसी रास्ते से करंट आया ऐसा मैंने मान लिया, और फिर I1 और I2 में डिवाइड हो गया, ऐसा जंक्शन पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये होता था हमारा एनसीईआरटी का प्रोसेस। इसमें केसीएल में हम पहले करंट इमेजिन कर लेते थे, अज्यूम कर लेते थे और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, फिर केवीएल लगाते थे। केवीएल में किसी भी लूप के सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 हो जाता था, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0। तो केसीएल क्या है? केसीएल करंट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए जंक्शन वाला है। केवीएल क्या है? सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज 0। ये बाद में लगाएंगे, पहले करंट को। ये होता था एनसीईआरटी। अब मैंने देखो क्या लिखा, रिवर्स ऑफ केसीएल एंड केवीएल, यानी पहले नंबर पे केसीएल नहीं लगाना, पहले में केवीएल लगाना है, फिर केसीएल लगाना है। केवीएल फिर केसीएल। तो सवाल यह है कि कैसे किया जाए नोडल मेथड। उसके लिए मैंने 3 स्टेप लिखे हैं। पहला, अज्यूम पोटेंशियल एट अ पॉइंट एज 0। ये किसी एक पॉइंट या किसी और एट एनी जंक्शन, किसी एक जंक्शन या पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 मान लो। पोटेंशियल 0 मान लिया। अब ये मान लिया तो हमें कैसे पता चलेगा कहां मानना है? ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही मानना है कि वही मानना है। रूल तब बनेगा अगर मान लीजिए किसी सर्किट में कोई पॉइंट अर्थिंग हो, अर्थ से कनेक्टेड हो, तब जाके हम पोटेंशियल का वैल्यू उसी पॉइंट पे 0 मानेंगे जिसको अर्थ किया गया। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अर्थ कर देते हैं किसी कंडक्टर को तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। ये हमारा अजम्पशन चल रहा है दुनिया में, सबने मान रखा है। तो अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट को अर्थ किया तो उसी पॉइंट को 0 मानना, फिर किसी और को 0 नहीं मानना। लेकिन अदरवाइज आप किसी भी पॉइंट को किसी एक जगह पर 0 मान सकते हैं। बस पूरे सर्किट में 10 जंक्शन हैं, उनमें से किसी एक जंक्शन को या एक पॉइंट को 0 लिया और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पोटेंशियल को, यानी फैला दिया। फैलाते कैसे हैं सर? फैलाते ऐसे हैं कि अगर बैटरी गिवन है तो बैटरी क्रॉस करने के, बैटरी को जंप करने के बाद आपको जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर किसी कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे और कैपेसिटर का चार्ज नोन है, पता है, तो उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा। अगर पता है तो उसको जंप करने से पोटेंशियल जितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो पता चल जाएगा। लेकिन सर अगर हम ऐसे कैपेसिटर या रजिस्टर को क्रॉस करें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, या ऐसे बैटरी को क्रॉस करें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, तो फिर इधर तो 0 लिख दिया, उधर क्या लिखेंगे? अब उधर नहीं लिख पा रहे हो तो कुछ अजम्पशन ले लेना कि भाई x है या y है या z है। तो यहां लिखा, डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियल एट अदर जंक्शंस बाय क्रॉसिंग नोन पोटेंशियल डिफरेंस। नोन पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस कर करके V इक्वल टू 0 लिख तो दिया। पोटेंशियल V इक्वल टू 0 इमेजिन कर लो, किसी एक पॉइंट पे मान लेना है। और
फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जहां जहां नॉन पोटेंशियल डिफरेंस है वहां वहां जंप करके हमको पता लगा लेना है कि बाकी जगह पर कितना पोटेंशियल वैल्यू आ रहा है, और जहां नहीं पता चल रहा वहां पे अदर फंक्शंस आर अज्यूम्ड एज अननोन वैल्यूज एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। चौथा पॉइंट है, फिर आप एक नोड या जंक्शन पकड़ लीजिए और नोडल एनालिसिस लगाइए, यानी कि देन अप्लाई KCL at any junction and make equation। KCL पता लगाएंगे अननोन वोल्टेज और नोन वोल्टेज के टर्म्स में। KCL मतलब जंक्शन पे सम पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो, करंट का सम जीरो करके करेंगे। अब आप देखते चलना, बहुत ही सिंपल है ये सारा कहानी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं, वो एग्जाम्पल पहले ध्यान से देखना और फिर देखना कि हमको कैसे आइडिया लगेगा कि कहां पे क्या लेना है। ध्यान से देखो और आराम से सीखो। इसमें बबलिंग नहीं चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि उछलने लगे, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, आराम आराम से देखिए। जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाए तब तक कुछ मत लिखो। आज क्लास के बाद नोट्स लिख लेना। चलिए, लिखा है सर्किट शोन इन द फिगर, पॉइंट O इज अर्थ। ये पॉइंट O अर्थ कर दिया तो अब हम मजबूर हैं कि पॉइंट O को ही जीरो पोटेंशियल लेंगे। ये जीरो पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल। तो O पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है। अब O पॉइंट से जहां जहां चल के जा सकते हो वहां जाओ और पता करो कितना पोटेंशियल डिफरेंस किसी जगह पर आ सकता है। जैसे O से मैं अगर लेफ्ट में चलूं, O से लेफ्ट में चले तो रेजिस्टेंस आ गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे नहीं पता, क्योंकि यहां पे कोई करंट तो दिया नहीं है, तो V इज इक्वल टू IR वाला पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता। तो यहां से लेफ्ट जाएंगे तो जंप करके यहां क्या मिलेगा मालूम नहीं, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, दूसरी साइड से घूम के आते हैं। तो आपने कभी किसी नंदन चंपक टाइप की मैगजीन अगर पढ़ी हो, आप शायद समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर नंदन या चंपक टाइप की कोई मैगजीन पढ़ी हो तो उसमें, वो छोटे बच्चों की आती है, उसमें ना एक हमेशा पजल होती है, एक मेज जैसा बना होता है, MAZE मेज, और उसमें एक साइड रैबिट होता है और दूसरे कोने में कैरेट होता है। रैबिट होता है और कैरेट होता है, और रैबिट को एक रास्ते से निकाल के कैरेट तक पहुंचाना होता है। और आप पेन ले लेते हैं और ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि कहीं कोई ब्लॉकेज ना हो। बीच में ब्लॉक आ गया तो आपको रास्ता रिट्रेस करके फिर से दोबारा वापस रिट्रीट करके जाके दूसरी साइड से होके ऐसे जाना पड़ता है। क्या आपने कभी वो वाला गेम खेला है जिसमें मेज से होते हुए और फिर कैरेट खिला दो? तो आपने जब ये गेम खेला होगा या न्यूज़पेपर में या किसी भी और मैगजीन में, तो उसमें देखा होगा कि एक रास्ते से चल रहे हैं, ये रास्ता ब्लॉक हो गया। ब्लॉक मतलब यहां से गए, अब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इस रास्ते में जबरदस्ती थोड़ी ना घुसते रहोगे, ये रास्ता ब्लॉक हो गया है, अब इधर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे तो इधर से जाएंगे, कोई और रास्ता पकड़ के घूमने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं से भी नहीं जा पा रहे तो कुछ X, Y या Z अक्रॉस अननोन मान लेंगे। तो आपको ऐसे खेल खेलना है, थोड़ी देर तक बिछाना है। तो यहां जीरो लिखा है, ये लेफ्ट वाला रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ऊपर से चल के यहां जंप किया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया, क्योंकि ये जीरो पे है तो ये 10 हो गया, तो यहां 10 लिख दिया। अब जंक्शन पे 10 लिख दीजिए तो हर रास्ते पे जहां जहां तक प्लेन वायर है 10 फैल जाएगा। तो मैंने ये पॉइंट भी 10 वोल्ट का हो गया, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस रास्ते में, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो यहां 10 वोल्ट है, तो यहां 5 वोल्ट की बैटरी यानी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है, और हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जंप करेंगे तो 10 से 5 कम हो जाएगा, मतलब ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल यहां पे 10 वोल्ट आएगा तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा। फिर 5 वोल्ट वाला ऐसे नीचे आए, यहां पर पहुंचे तो ये भी 5 वोल्ट है। फिर यहां से आगे गए तो 5 वोल्ट वाला यहां तक पहुंच गया, 5 के ऊपर 5 और ऐड कर दिया तो यहां पे 10 वोल्ट आ गया। क्या ये बात कुछ समझ में आ रही है? आपको पूरे रास्ते में ऐसे घूमते जाना जहां जहां से रास्ता बन पा रहा है। जैसे ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट से लोअर पोटेंशियल से हायर गए तो 15 वोल्ट बढ़ जाएगा, लोअर से हायर 15 वोल्ट बढ़ा के यहां 25 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं। यहां से 5 वोल्ट था, यहां पे ऐसे ऊपर गए, जंप कर गए, यहां पे 10 वोल्ट और इंक्रीज कर गए, लोअर से हायर, तो 5 के ऊपर 10 वोल्ट इंक्रीज करे तो 15 वोल्ट हो जाता है।
तो ये पॉइंट 10 वोल्ट का है, ये पॉइंट 15 वोल्ट का हो गया, बहुत अच्छे। यहां पे 15 लिखा है, यहां 5 लिखा है, तो इसको मैंने 5 वोल्ट लिख दिया और यहां पर 15 वोल्ट हो गया। अब मुझे ऑलमोस्ट हर रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड पोटेंशियल ऑफ एक्स, तो पोटेंशियल ऑफ एक्स का आंसर हमारे हिसाब से 15 वोल्ट आ चुका है, तो हमारा आंसर बी सही है। लेकिन इस सवाल में अगर आपको अलग अलग करंट पूछा जाए, जैसे मैं पूछूं इस रास्ते में करंट I1 कितना है, या इस रास्ते में करंट I2 कितना है, या इस रास्ते में करंट I3 कितना है, या इस रास्ते में करंट I4 कितना है, तो क्या अलग अलग करंट निकाल पाएंगे? जैसे यहां 15 वोल्ट लिखा है या 5 वोल्ट लिखा है, तो देखो यहां 15 है, ये 10 है, तो 15 में से 10 यानी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 5/2 का करंट आ गया। ऐसे यहां 25 है और यहां 15 है, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2 यानी 5 एंपियर करंट आ गया। ऐसे यहां पे 15 है, यहां पे 5 है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट 2 एंपियर आ गया। यहां पे देखें तो 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, 5 ओम का है, तो ये करंट भी 2 एंपियर आ गया। ऐसे फ्लो करेगा। तो आपको जिन जिन ब्रांच में रेजिस्टेंस दिए हैं उन ब्रांच का करंट आसानी से निकल जाएगा। ये ब्रांच का 2 एंपियर करंट यहां पे मुड़ जाएगा, ये 2 एंपियर। याद रखिए अर्थिंग में करंट जाता नहीं है, अर्थिंग केवल पोटेंशियल 0 बना रहा है, वायर करंट अपना कंटिन्यू रखता है। तो ये 2 एंपियर आया, यहां से चला गया, यहां पे 2 एंपियर करंट है, यहां से 2.5 एंपियर आ रहा है, देखो 5/2 है, ये आ रहा है, यहां पे पहुंच गया, इसको लिखा 2.5 एंपियर। इस रास्ते से जा रहा है 5 एंपियर करंट, इस रास्ते से जा रहा 5 एंपियर करंट। अब इस जंक्शन को देखो तो इस जंक्शन में 4 रास्ते आपको दिख रहे होंगे। एक रास्ते से जंक्शन से अवे जा रहा है 5 एंपियर, जंक्शन की तरफ आ रहा है 2 एंपियर, जंक्शन की तरफ आ रहा है, यहां पे आ रहा है 2.5 एंपियर, और यहां से आ रहा है 2 एंपियर। तो 2 और 2.5 मिला के तो 4.5 आ रहा है, यानी यहां से भी 0.5 एंपियर आ रहा होगा। तो अगर इस रास्ते में जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है उसमें हमने केसीएल लगा के पता लगा लिया कि यहां पे करंट 0.5 एंपियर है। देखो आप जरा जंक्शन पे 5 एंपियर जा रहा है तो 5 एंपियर आना भी चाहिए, तो 2.5 ऊपर से, नीचे से 2, इधर से 0.5। ऐसे ही हम यहां पे देखें तो इस रास्ते का भी करंट निकाल सकते हैं। यहां से जा रहा है 0.5 एंपियर, यहां पे जा रहा है 2 एंपियर, यहां से आ रहा है 2 एंपियर, तो 2 से 2 हो गया, 2 आ रहा है और 2 जा रहा है, 0.5 भी अवे जा रहा है, इसका मतलब इधर से 0.5 एंपियर आ भी रहा होगा। तो आप जिस रास्ते पे रेजिस्टेंस नहीं है, जिस रास्ते पर रेजिस्टेंस नहीं है, जिस रास्ते पर रेजिस्टेंस नहीं है, हम उस रास्ते का भी करंट निकाल सकते हैं जंक्शन लॉ लगा के। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस पर बेस्ड मेथड है। जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस होती जाएगी हमको नोडल लगाना इजी होता जाएगा। लेकिन हमको देखो नोडल मेथड एक बड़ा मेथड है। कभी आपने रामायण या महाभारत सीरियल देखा होगा, किसी उसमें टीवी में आता था, तो आपने देखा होगा, नहीं नोट कुछ नहीं करो इसको, ये सवाल आएगा आपके पास, इस सवाल में अभी कुछ नोट मत करो। अगर आप कुछ नहीं नोट कर रहे, एक बार चाहो तो ये 0, फिर यहां पे 10 वोल्ट, फिर यहां पे 5 वोल्ट, 5 वोल्ट के बाद इस रास्ते का 15 वोल्ट, यहां 15 तक पहुंच गए, तो हमारा आंसर x का वैल्यू 15 वोल्ट आ गया, ये पता चल गया। अब 15 वोल्ट से हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस के लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल के वैल्यू लिख दो। जैसे यहां 0 है तो 0 लिख दिया, और यहां पे 5 है, 5 के आगे बैटरी जंप करी तो रेजिस्टेंस के लेफ्ट में बचा 10 वोल्ट। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे। मैं रामायण महाभारत की स्टोरी सुना रहा था कि रामायण या महाभारत का सीरियल हम जब देखते थे तो आप देखोगे कि अगर मान लीजिए बड़े बड़े योद्धा लड़ाई कर रहे, तो लड़ाई करते समय वो बीच बीच में बड़े बड़े तीर निकालते हैं, मतलब ऐसे मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, कुछ ऐसे करके करते हैं, फिर तीर में से कुछ ऐसे बन जाता है, किसी में ऐसे बन जाता है चांद बन जाता है, किसी में ऐसे नुकीला बन जाता है।
तो वो फिर तीर फेंकते हैं, लेकिन वो तीर जब चलाते हैं तो नॉर्मल छोटे छोटे राक्षस को मारने के लिए नहीं चलाते। बड़ा योद्धा बड़े योद्धे से जब लड़ रहा है तब भयंकर वाले, यानी जैसे ब्रह्मास्त्र बुलाना है। आपने सुना होगा पहले एक हथियार होता था ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा तीर होता था जिसको सब नहीं चला सकते थे, और इसमें ऐसे थोड़ा पूजा पाठ यानी मंत्र करना पड़ता था, फिर ब्रह्मास्त्र प्रकट होता था ब्रह्मास्त्र, फिर चला सकते हैं। तो ये मेथड जो है ब्रह्मास्त्र है। लेकिन ब्रह्मास्त्र छोटे ऐसे छोड़ी ना, छोटा सा राक्षस छोटी सी तलवार लेके आया और तुम्हारी तरफ ही कर रहा है तो तुमने ब्रह्मास्त्र से मार दिया। अरे यार, ब्रह्मास्त्र हर छोटे राक्षस को मारने के काम नहीं आता, वो आता है बड़े बड़े दैत्यों को मारने के काम। ऐसे ही यहां पर भी याद रखिएगा, नोडल किसी भी चिरकुट सवाल में नहीं लगाएंगे। जो सवाल ऐसे ही सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो रहा है और तुम नोडल नोडल करते चले गए, सर नोडल बड़ा अच्छा मेथड होता है, तो तुम्हारा पागल हो चुका है। क्योंकि जो सीधे सवाल है वो सीधे ही सॉल्व हो रहे थे, उनमें आप ब्रह्मास्त्र मत चलाइए। नोडल मेथड कभी खाली नहीं जाता। आपने ब्रह्मास्त्र के लिए भी देखा था कि मतलब आपने सुना होगा कि ब्रह्मास्त्र एक बार चल जाए तो फिर वापस नहीं आता। मतलब फिर ऐसे नहीं है कि रास्ते से तुमने कह दिया यार अरे गलत चल गया, वो तो छोटा राक्षस मर गया, ऐसा करो वापस आ जाओ। ना ना ना, चल गया तो चल गया, भयंकर होगा उसका विनाश। ऐसे ही ये अगर नोडल एनालिसिस में घुस गए तो इसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, और वो टाइम स्पेंड होने के बाद आंसर आएगा। और तुमने झंडू सवाल में लगा दिया, लल्लू सवाल में लगा दिया, तो आपको टाइम वेस्ट हो गया, और वो सवाल तो वैसे ही तुम्हारे पड़ोसी 2 सेकंड में सॉल्व करके बैठ गया, वो हंस रहा है तुम्हारे पर। क्या यार, अब फिर तुम कह रहे हो यार हमको मेथड सिखाया सर ने नोडल, अरे यार हम नोडल तो लगाएंगे। तो नोडल लगाने का मौका मेंस में शायद ही आपको मिले, तो नोडल बचा के रखना एडवांस के लिए। सर और कोई पहचान बताइए, नोडल कब लगाना है? नोडल तब लगाना है जब सवाल में जरूरत से ज्यादा बैटरी चमक रही हो। मतलब हर ब्रांच में बैटरी फुदक रही, यहां भी बैटरी, वहां भी बैटरी, वहां भी बैटरी, वहां भी बैटरी, अरे फंस गए। तो वोल्टेज पता चल रहा है, बहुत सारे लूप है, वोल्टेज पता चल रहा है, नोडल लगाओ, वोल्टेज फैला दो, फिर जंक्शन पे कर लेना। एक सवाल करते हैं, हालांकि ये मतलब हम नोडल से ही करेंगे इसको, लेकिन आप समझने की कोशिश करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमको ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, यहां पे V1 का वैल्यू पूछा है, VS का वैल्यू पूछा है, और मैंने ऐसा मान लिया कि ये दिया ही हुआ है 5 ओम के रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर का करंट है। जरा ये सर्किट अपने नोटबुक पे बनाओ। ये 30 वोल्ट का बैटरी है, 4 एम्पियर का करंट यहां है, 10 ओम ये है, 6 ओम ये रहा। मैंने मान लीजिए इस VS का वैल्यू निकालना, लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है तो केवल साइन लिखेंगे, मतलब वैल्यू लिखेंगे, साइन नहीं लिखेंगे। मैंने मान लीजिए इसको 0 मान लिया, ये 0 हो गया, इसको VS लिख दिया। ये 0 है, ये VS है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस VS है। यहां पे 0 लिख दिया तो यहां पे -V1 हो गया। इतनी बात समझ गए होगे, या हम ऊपर से आ जाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। यहां भी 0 लिख दिया। इसमें 4 एम्पियर का करंट है, 6 ये ऐसे करंट जा रहा 4 एम्पियर। अगर 4 एम्पियर का करंट ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा और ये लोअर हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू I इंटू आर है। I का वैल्यू 4 एम्पियर, R का वैल्यू 6 है, यानी 24 आ गया। 0 से 24 कम हो जाना, 0 से नीचे जाओ, 0 से 24 डिक्रीज करो तो यहां वाला पॉइंट -24 वोल्ट का हो जाएगा, ये पॉइंट भी -24 वोल्ट का हो जाएगा। -24 क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट होना चाहिए, और ये पॉइंट 0 वोल्ट का हमने मान रखा है, तो ऊपर वाला पॉइंट -24 का होना चाहिए, क्योंकि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो करंट का एरो बना हुआ है, करंट ऊपर की तरफ। फिर यहां तक करंट पहुंचा 4 एम्पियर, इधर से करंट आ रहा है 1 एम्पियर, तो ये नीचे के रास्ते में जाएगा 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर इस नीचे जाएगा तो ये 10 की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 50 वोल्ट। अब ये -24 है और यहां से 50 वोल्ट और डिक्रीज करना है, तो -24 में 50 वोल्ट और डिक्रीज करो, तो -24 -50 किया तो -74 वोल्ट आया। अगर ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस -V1 है, तो -V1 का वैल्यू -74 वोल्ट हो गया,
V1 का वैल्यू 74 आ गया। सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकल रहा है। बहुत ही आसान सस्ता तरीका है। ये -24 है तो इससे 30 वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया और डाउन चले गए तो यहां पे वोल्टेज आया -54 वोल्ट। और इसमें करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो वोल्टेज, करंट चलता है हायर से लोअर, मतलब ये वाला पॉइंट हायर है। तो मैंने देखा यहां पे 5 वोल्ट का डिफरेंस है और -54 से 5 वोल्ट अप चले जाएं तो यहां का Vs का वैल्यू हो जाएगा -54 + 5 यानी कि -49। तो ये 0 लिया, ये Vs लिया तो Vs का वैल्यू वैसे तो आया -49, लेकिन Vs में कौन हायर कौन लोअर लिखा नहीं है, केवल डिफरेंस चाहिए तो मैंने मॉड लगा दिया तो आंसर Vs का लिख दिया 49। देखो अगर यहां पे माइनस और ये प्लस लिखा होता तो मैं Vs का आंसर -49 ही बोलता, तब मैं बताता कि ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट है, ये हायर है। लेकिन अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपने सीधा लिख दिया। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 एंपियर का करंट जा रहा है, तो इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है I × R, पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का। यहां पे -24 से 30 वोल्ट और डाउन आए, हायर से लोअर डाउन हो गए, तो -24 से 30 वोल्ट और नीचे जाओगे तो -54 मिलेगा। लेकिन करंट के अपोजिट में वोल्टेज बढ़ता है, करंट के अपोजिट जा रहे हैं वोल्टेज बढ़ेगा, तो -54 में 5 वोल्ट ऐड कर दिया, बढ़ गया तो -49 इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन ये Vs लिखा है, इसमें कौन सा हायर कौन सा लोअर ऐसा लिखा नहीं है, मतलब अगर ऊपर 0 मान ले तो नीचे Vs लिखना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोई रूल, मतलब इसमें अभी नहीं कह सकते कि ये इसको पॉजिटिव लिखें कि नेगेटिव लिखें, इसलिए मैंने आया था आंसर -49, मैंने उसको लिख दिया +49। अब पहला सवाल यही है कि सर आपको कैसे पता इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है? यही मैं नोडल मेथड में सिखा रहा हूं। इस पूरे सर्किट में कहीं भी आप एक जगह 0 लिख के इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे मैं एक चीज और सिखाता हूं आपको, आप कहेंगे सर आप तो उसी रास्ते से करते हैं जो जिससे बड़ा सबसे आसान होता है, वही आप मान लेते हैं तो आपका आंसर आसानी से आता है, हम कहीं और मान लेते हैं, हमारा लल्लू बन जाता है। तो देखो कैसे इस सवाल को सूत सकते हैं। यहां पे मैंने 0 मान लिया, यहां से यहां तक का पोटेंशियल 5 वोल्ट का डिफरेंस है। देखो 5 × 1 5 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल -5 हो गया, क्योंकि हायर से लोअर, 0 से लोअर जाएंगे 5 वोल्ट। 5 वोल्ट से 30 वोल्ट बढ़ा दें, 5 वोल्ट से 30 वोल्ट बढ़ा दें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 25 वोल्ट, लोअर से हायर। -5 में 30 ऐड कर दिया, ये 25 का हो गया। 25 से यहां गए, ये भी 25 वोल्ट हो गया। 25 वोल्ट से करंट ऊपर की तरफ जा रहा 4 एंपियर का, मतलब ये लोअर है और ये हायर पोटेंशियल है, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। 25 में I × R ऐड कर दिया, आंसर आया I × R 24। 25 में 24 ऐड कर दिया। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, करंट ऊपर चल, हम करंट के अपोजिट चलेंगे तो ऐड हो जाएगा, करंट से सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 25 में 24 ऐड कर दे तो इस पॉइंट का नाम 49 वोल्ट आ गया। अब 49 वोल्ट है तो इस पॉइंट का नाम भी 49 वोल्ट आ जाएगा और इसका नाम भी 49 वोल्ट आ जाएगा। अब बताओ Vs का एक पॉइंट 0 पे है और दूसरा पॉइंट 49 वोल्ट पे है, तो इनके दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आप कहेंगे जी 49 वोल्ट है, ये आंसर आ गया। दूसरा, अगर इधर से 4 एंपियर और इधर से 1 एंपियर करंट आया तो नीचे 5 एंपियर करंट गया होगा। 5 एंपियर करंट नीचे जा रहा है तो यहां से यहां तक का यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट होगा। लेकिन साहब ये तो खुद 25 का पॉइंट है, तो 25 में से 50 माइनस करो, क्योंकि करंट नीचे है और हम भी नीचे जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज घटता है, तो 25 में से 50 माइनस करेंगे तो -25 आ जाएगा। अब ये -25 वोल्ट का पॉइंट है और ये 49 वोल्ट का पॉइंट है, तो इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? वही V1 है, क्योंकि V1 के बैटरी के टर्मिनल्स यहां लगे हैं और ऊपर वाला पॉइंट -25, नीचे वाला 49 है, तो हम इनका डिफरेंस लिख लेते हैं। 49 में से -25 माइनस करा तो V1 पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 74 वोल्ट आ जाएगा V1 का वैल्यू। क्या ये आपको दूसरे
प्रोसेस से यानी कि कहीं और से घूम के आए तो समझ में आया। अब देखो एक और बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, मैं आपको बोल रहा हूं नोडल तब लगाइए। देखो हर राक्षस को मारने के लिए नोडल नहीं लगाना है, नोडल तब लगाना है जब जी भर के बैटरी सर्किट में भरी पड़ी हो, भयंकर नंबर ऑफ बैटरी हो, तो फिर आपको लगे यार सवाल बड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है ये, इसमें ना तो सीधा सीरीज बन रहा है ना पैरेलल बन रहा, टेढ़े टेढ़े रेजिस्टेंस लगे हैं, नोडल लगाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है VA और VB का सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। मैंने सोचा कि A को या B को जीरो, किसी एक को जीरो ले लेते, चलो यहां से ही स्टार्ट करते हैं, यहां से ऐसे चलेंगे, यहां भी ले सकते, कहीं से भी ले सकते हैं। तो मैंने A पॉइंट को जीरो पोटेंशियल मान लिया। अब किसको जीरो मानना है, किसको जीरो मानना है ये आपकी मर्जी है, आप किसी को भी जीरो मान सकते हैं, लेकिन आपने A को जीरो मान लिया। ठीक है, अब बताओ अगर A पॉइंट 0 वोल्ट का है तो ये पॉइंट कितने वोल्ट का है? तो आप कहेंगे ये 0 वोल्ट का है तो यहां पे बैटरी तो 1 वोल्ट की है, तो ये 1 वोल्ट का हो गया। अगर ये 1 वोल्ट का है तो ये कितने वोल्ट का है? तो आप कहेंगे ये 1 वोल्ट की बैटरी और लग रही है तो ये 2 वोल्ट का हो गया। ये 2 वोल्ट है तो ये 3 वोल्ट हो गया। ये 3 वोल्ट है तो ये 4 वोल्ट हो गया। हां सर ये तो समझ में आ गया, क्योंकि 1-1 वोल्ट की बैटरी क्रॉस कर रहे हैं तो यहां 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब मैंने सोचा कि अब 0 से यहां तो चल चुके, यहां ऊपर जा सकते हैं क्या? अरे तुमने बोला यार रास्ता ब्लॉक हो गया, ये तो नहीं, इधर तो जा रहे थे, यहां तो पहुंच गए, तो क्या इधर से ऊपर जा सकते हैं? आपने बोला अरे ये दोनों रास्ते भी ब्लॉक हो गए, यहां से भी ऊपर नहीं जा पा रहे। मतलब जा तो सकते हैं लेकिन इधर का पोटेंशियल क्या है लिख नहीं सकते, यहां पे पता नहीं चल रहा क्योंकि रजिस्टेंस लगे। यहां से जा सकते हैं क्या? यहां से भी दोनों रास्ते पे रेजिस्टेंस है, यहां से भी दोनों रास्ते में रेजिस्टेंस है, यहां से भी दोनों रास्ते में रेजिस्टेंस है, और यहां से भी रेजिस्टेंस आ रहा है। मतलब अब कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहां से हमें पोटेंशियल डायरेक्टली पता चल पाए। ठीक है, तो जब हम A से यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां तक तो हमें पता चला, लेकिन अब कहीं पता नहीं चल रहा, तो मैंने ऐसे मान लिया जहां नहीं पता चल सकता वहां पे कहीं पर X मान लो, किसी एक जगह मान के फिर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करो। देखो जरा, ठीक है, आप ये सर्किट थोड़ा ऐसे बनाओ। देखो सर्किट कैसा है, आप पहले ऐसा डिब्बा बना लो ऐसे, फिर उसमें 4 और ढक्कन बना लो, ऐसे 4 डिब्बे बना लो। देखो 4 है, 4 स्क्वायर बने हुए, फिर 4 में ऐसे ऐसे भी बना लो, फिर यहां बैटरी, यहां बैटरी, यहां, और यहां 4 बैटरी हो गए, यहां 4 बैटरी हो गए, और बाकी जगह रेजिस्टेंस तो खचपच 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 खचपच, यानी बाकी सारे वर्टिकल और टेढ़े ब्रांच में रेजिस्टेंस बना लो। 4 बैटरी ऊपर, 4 बैटरी नीचे। ठीक है, तो सर्किट आपने बना लिया, फिर इस सर्किट में कहीं A पर मैंने 0 पोटेंशियल मान लिया, तो सर क्या हमको पता चल पाएगा कि हम A पर ही 0 माने? नहीं, आप कहीं और भी 0 मान सकते, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज में पड़ता है लेकिन आंसर में फर्क नहीं पड़ता। यहां X मान लिया, इस X में 1 ऐड कर दिया तो यहां X + 1 हो गया, B पॉइंट पर X + 2 हो गया, C पॉइंट पर X + 3 हो गया, D पॉइंट पर X + 4 हो गया। देखो ये ऐसे। अब क्योंकि इस सवाल में X का वैल्यू अभी नहीं पता है, तो मुझे अभी सारे आंसर तो नहीं आ रहे, लेकिन मुझे जंक्शन लॉ लगा के कुछ आंसर बन सकते हैं। मैं अब जो आपको सिखा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सीखना। अगर आप कुछ भी और कर रहे हो तो अब रोक दो, अब जो मैं बता रहा हूं मतलब पेन रख दीजिए, केवल बात सुनिए ध्यान से और फिर उसको अप्लाई करके देखना आप खुद। ठीक है, मैंने सोचा कि ये X हमारा अननोन है, मैंने बताया था कि आप जहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मतलब ये नहीं कहना सर यहां पे आपने X मान लिया तो फिर यहां से ऊपर जाने पर Y मान लो, क्योंकि यहां 1 है लेकिन यहां पता नहीं चल रहा तो यहां से Y। ना, हम लोग ने जब X मान ही लिया तो X से आगे बढ़ बढ़ के देखो क्या X के टर्म्स में बाकी सारे वैल्यूज लिखे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ अननोन बढ़ाने नहीं है, ये नहीं कहना सर यहां से ऊपर जाके हमें पता नहीं चल रहा था
तो यहां पे y मान लेते हैं, यहां से ऊपर जाके z मान लेते हैं, यहां से ऊपर जाके कुछ p मान लेते हैं, यहां से ऊपर जाके q, ऐसे अलग अलग नहीं मानना है। आपने x एक बार मान लिया, नंबर ऑफ अननोन्स कम रखने हैं, फिर x से चल के देखो क्या अदर वोल्टेजेस कैन बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ x और नॉट। अब मैंने सारे पोटेंशियल के वैल्यूज को x के टर्म्स में लिख दिया। मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट होता है जहां पे x से भी नहीं पहुंच पा रहे, तब जाके y, मतलब किसी रास्ते से भी नहीं पहुंच पा रहे, तब कुछ और वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स में भी मोर देन वन, बट यहां पे अभी एक से काम चलेगा। अब मैंने ऐसे सोचा कि अगर ये कोई जंक्शन है तो इस पे सारे करंट का सम 0 होना चाहिए। तो मैंने देखो करंट का जो इक्वेशन है, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखना नहीं, आप केवल सुनना। करंट जो भी हम निकालेंगे बच्चों, वो किसी जंक्शन के लिए ही निकालेंगे, लेकिन करंट का सम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही कैलकुलेट हो पाएगा। देखो फिर से मैं बताता हूं क्या बोला। अगर मैंने बोला इस रेजिस्टेंस में कितना करंट है, आपने मान लीजिए ऐसा इमेजिन किया कि इस रेजिस्टेंस में करंट यहां x से 0 की तरफ आ रहा है, तो आपने बोला x हायर पोटेंशियल है, 0 लोअर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया x माइनस 0/1। तो करंट आ गया इसका। अभी x का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि x के रिस्पेक्ट में इसमें करंट कितना है, तो आप बोलेंगे x माइनस 0/1। जो करंट इसमें है वही इसमें होगा, मतलब इस करंट को मैंने I1 बोल दिया, तो यही करंट I1 देखो यहीं से मुड़ के यहां चला जाएगा। तो इस ब्रांच का करंट हम निकाल सकते हैं x माइनस 0/1। ऐसे ही इस ब्रांच का करंट पूछा जाए इस जंक्शन के लिए, तो इधर से भी करंट एक आ रहा होगा x माइनस 1/1, और इस ब्रांच का करंट पूछा जाए तो x प्लस 1 माइनस 1/1। तो तीन रास्ते का करंट तो आ सकता है, यहां पे आ गया I1 I2 I3। लेकिन यहां पे चौथे रास्ते का करंट हमें नहीं पता चल सकता। क्यों? क्योंकि सर इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो 1 है, लेकिन यहां पे रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है। तो जिस रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं दिया वहां का करंट हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। हम ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं वहां का रेजिस्टेंस। यहां का रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो करंट कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि यहां करंट नहीं है। चलो मैं दूसरे तरीके से इमेजिन करवाता हूं। अगर यहां से कोई I1 करंट इस जंक्शन में गया, और इधर से कोई I2 करंट गया, और इधर से कोई I3 करंट गया, तो तीनों मिलके 1 से 2 वाले रास्ते में कितना करंट जाएगा? आप बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब अगर मैं यहां पे करंट लिखूं तो मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3। चलो मैंने कहा यहां से इसका करंट अगर पता चलता तो चारों का सम 0 करके इक्वेशन बनाते, लेकिन अब वो पता नहीं चल रहा है। यहां से I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, और इधर से I3 आ रहा है, तीनों मिलके यहां पे आगे चले गए I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मैंने कहा आगे वाले जंक्शन पे सम करने का 0 करने की सोचते हैं। तो यहां से मान लो कोई I4 करंट आ रहा है, और यहां से कोई I5, तो नीचे वाले रास्ते से आ रहा I1 प्लस I2 प्लस I3, इधर से आया I4 और इधर से आया I5। इन सारे करंट को ऐड कर दे तो इसका करंट तो मिल जाएगा, लेकिन इसका करंट अलग से मुझे मालूम नहीं है। तो हम अब इस रास्ते के करंट को लिख रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और प्लस I5। तो आपने कहा सर अब तो इसका करंट हमें पता चल गया, तो उसमें ये दोनों करंट भी ऐड कर देंगे तो आगे का करंट आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो इस ब्रांच का करंट निकालने के लिए मैंने इधर का करंट I6 और यहां का करंट I7 मान लिया। तो ये करंट हो गया सिग्मा I1 से लेकर I7 तक, ये ब्रांच का करंट आ गया। अब इस ब्रांच में करंट I8 और इस ब्रांच में I9 मान लिया, तो इसके आगे ये बढ़ नहीं रहा, मतलब ये करंट और ये करंट का इस जंक्शन पे सम 0 है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि I1 I2 I3 I4 I5 और ऐड किया, फिर I6 I7 ऐड किया, फिर I8 और I9 भी ऐड किया, तो सम मिला के 0 आया। क्या ये कुछ इक्वेशन सचमुच थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा इस सवाल में, लेकिन आप समझो मैंने इसी जंक्शन पे नोडल मेथड लगा के क्यों नहीं सॉल्व कर दिया। भाई 4 रास्ते हैं और 4 रास्ते के करंट का सम 0 कर दें यहां, तो हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। लेकिन इसमें 3 रास्ते में तो रेजिस्टेंस है, तो 3 का करंट तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, चौथे रास्ते में रेजिस्टेंस ही नहीं है,
तो चौथे का कैलकुलेट करके ऐड नहीं कर सकते। तो हम लेकिन उल्टा बोल सकते हैं कि अगर इन तीनों में करंट I1, I2, I3 है तो चौथे में जरूर अवे की तरफ I1 प्लस I2 प्लस I3 जा रहा होगा। तो हमने कहा इस जंक्शन पे तो हम नहीं कर पा रहे इक्वेशन, क्या आगे वाले जंक्शन पे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस रास्ते पे इन तीनों के करंट का सम के बराबर का करंट दिख रहा I1 प्लस I2 प्लस I3 यहां पे। तो मैंने बोला I4 और I5 और ऐड कर दो, लेकिन तुमने बोला अब ये तीन रास्ते का तो ऐड हो जाएगा, लेकिन चौथे रास्ते का करंट मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने कहा अभी फिर से ऐसे ही सोच लो कि ये तीन रास्ते का करंट मिलके इस पे आ जाएगा। तो तुमने बोला अब फिर इन दोनों का ऐड कर देंगे तो इस पे भी आ जाएगा, लेकिन इस पे इन दोनों का ऐड करेंगे तो आगे नहीं जा रहा, मतलब अब इन तीन करंट का सम 0 हो जाएगा, ये है। तो पीछे वाले सारे करंट का सम इस पाथ पे आ गया है और इस पे ये दोनों पाथ का करंट का सम करेंगे तो 0। ठीक है, लेकिन मुझे अगर चालाकी पता चल जाए ये इस सवाल में स्पेशली, देखो ये नोडल से बड़ा आसानी से हो रहा है, लेकिन फिर भी जरा चालाकी पकड़ना। मुझे अगर सारे करंट का सम 0 है, देखो I1 मैंने बोला वर्टिकल ब्रांच, ये बोला डायगोनल, ये वर्टिकल है ये डायगोनल है। I3 वर्टिकल है ये डायगोनल है। I5 वर्टिकल है ये डायगोनल है। फिर ये वर्टिकल है ये डायगोनल है, फिर ये वर्टिकल है। तो सारे वर्टिकल ब्रांच और सारे डायगोनल ब्रांच के करंट का सम 0 हो रहा है। अब आप ट्रिक देखिए, अगर एक वर्टिकल ब्रांच में देखें तो यहां x लिखा है, यहां 0 लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस x है। दूसरे वर्टिकल ब्रांच में देखिए यहां x प्लस 1 लिखा है, यहां 1 लिखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस x है। यहां पे देखो x प्लस 2 लिखा है, यहां 2 लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस x है। यहां पे x प्लस 3 लिखा है और यहां पे 3 लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस x है। और यहां x प्लस 4 लिखा है और 4 लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस x है। इसका मतलब एक वर्टिकल ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस x है, दूसरे में भी x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस किया तो ये करंट एक वर्टिकल ब्रांच का आया, लेकिन 5 वर्टिकल ब्रांच है। प्लस एक डायगोनल ब्रांच में x प्लस, मतलब ऐसे करेंगे, ये x है ये 1 है तो x माइनस 1, ये x प्लस 1 है और ये 2 है तो x प्लस 1 में से 2 माइनस करेंगे तो x माइनस 1, तीसरा भी x माइनस 1, चौथा भी x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 4। और ये 5 हो गए वर्टिकल ब्रांच और 4 हो गए डायगोनल। सारे 9 ब्रांच के करंट का सम 0 आना है, तो मैंने एक वर्टिकल का निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक डायगोनल का निकाल के 4 से, तो ये आ गया 5x प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आया 4/9। x का वैल्यू एक बार आ गया तो b का वैल्यू, bb का वैल्यू है x प्लस 2, x का वैल्यू है 4/9 प्लस 2 कर दिया तो आया 22/9। va का वैल्यू हमने लिखा था 0। क्वेश्चन में पूछा है va माइनस vb बताओ, तो हमने लिखा va माइनस vb यानी कि 0 माइनस 22/9, आंसर आया माइनस 22/9। ये हमारा आंसर हो गया। वर्टिकल वाले में v अपना कांस्टेंट चल रहा है, डायगोनल वाले में अपना कांस्टेंट चल रहा है। ये यूरोप का सवाल नहीं है आदित्य, ये सवाल अलग से ही है। चलिए एक आध सवाल की प्रैक्टिस और कर लेते, तुरंत आ गया। अगर इसमें आप कोई भी और लॉ लगाओगे यानी केसीएल केवीएल लगाओगे तो मामला बहुत जहरीला होता है और सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप ले लेते हैं तो करंट निकालना आसान होता है, और किसी भी जंक्शन में करंट का सम 0 है, प्रोवाइडेड चारों तरफ से रेजिस्टेंस जुड़े हो। अगर रेजिस्टेंस नहीं जुड़े हैं और बीच में कोई प्लेन वायर है तो फिर उसमें ऐड करके प्लेन वायर में भेजना पड़ेगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चलिए एक सवाल और करते हैं, पढ़ना जरा क्वेश्चन। ये सवाल कल के डीपीपी में भी गया है, नहीं आज के डीपीपी में गया है, ये सवाल आज के डीपीपी में, बट आज के डीपीपी में इसका लोअर वर्जन रखा है मैंने। ये भी सवाल डीपीपी में डाला है लेकिन लोअर वर्जन है। देखो ध्यान से सवाल क्या बोल रहा है, लिखा हुआ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस
is constructed with R1 and R2 as shown in the figure, the potential of point 1, 2, 3 up to n are V1, V2, V3 up to n respectively, each having a potential k times smaller than the previous one. मतलब अगर यहां का पोटेंशियल V नॉट है तो V1 का वैल्यू V नॉट बाय k है और V2 का वैल्यू V नॉट बाय k स्क्वायर है, क्योंकि ये तो पहले से ही k डिवाइड हो गया, फिर से k से डिवाइड हो गया, और यहां पे V3 का वैल्यू V नॉट बाय k क्यूब है और V4 का वैल्यू V नॉट बाय k का पावर 4 है. तो इस तरीके से सवाल में लिखा है, हमको कुछ करना नहीं, ऐसा क्वेश्चन में दिया है. देखो जरा, सवाल में लिखा है वही लिख दिया मैंने. लिखा है a network of resistance is constructed between connected with R1 and R2. The potential at point 1, 2, 3, 4 up to n are V1, V2, V3 respectively, each having a potential k times smaller than previous one. मतलब ये V नॉट है तो उसके आगे वाला पोटेंशियल प्रीवियस वाले का k टाइम्स डिवाइड कर दो, फिर आगे वाला उस जो आया उससे k टाइम्स डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड करते जाओ तो पोटेंशियल का वैल्यू नया नया आता जाएगा. ठीक है, बहुत स्पेशल सवाल है ये. सवाल कमजोर दिल वाले बच्चों को रात में दिखा दोगे तो बेड गीला कर देंगे, इसलिए कमजोर दिल के बच्चों को इस सवाल को रात में नहीं दिखाना चाहिए. ये बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर रहे हैं. लल्लू लेवल के क्वेश्चंस तो करने नहीं है नोडल से भाई. मैं आपको बोल चुका हूं, आप लल्लू टाइप की बातें मत कीजिएगा झंडू कि अरे सर हमने लगा दिया नोडल, सर 5 मिनट के बाद आंसर आया, मेरा दोस्त तो 2 मिनट में आंसर निकाल रहा है. क्योंकि तो आप टाइप की बातें करेंगे तो हाँ, ये अर्थिंग बना है, इनको 0 0 0 लिख दिया, समझ गए. अब आप किसी भी एक जंक्शन पे करंट का सम 0 कर दीजिए. जैसे ये जंक्शन बना है ना, इस पे तीनों तरफ से करंट बुला के 0 कर दीजिए. मतलब पहले वोल्टेज लिख लो और फिर जंक्शन पे करंट का सम 0 कर दो. तो हम V1 वाले नोड के लिए सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन पूछा है R1 बाय R2 और R2 बाय R3, आखिरी में R3 लिखा है. अच्छा, R1 बाय R2 का वैल्यू बताओ और R2 बाय R3 का इन टर्म्स ऑफ K वैल्यू बताना है. ठीक है, तो आखिरी वाले नोड पे बाद में जाएंगे, पहले इन नोड्स को कर रहे हैं. आराम आराम से देखना, यहां से कोई करंट गया तो मैंने लिखा V नॉट माइनस V नॉट अपॉन K, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अपॉन रेजिस्टेंस R1 कर दिया. ये पहले वाले ब्रांच का करंट आ गया I1 वाला, ये पहला V नॉट माइनस V नॉट बाई K अपॉन R1. इधर से करंट ड्रॉ कर, इधर से, तो ये V नॉट बाई K स्क्वायर माइनस V नॉट बाई K अपॉन R1. ये इधर का करंट आ गया, सेकेंड करंट. ये फर्स्ट करंट है, ये सेकेंड करंट है, ये फर्स्ट करंट है, ये सेकेंड करंट. अब नीचे से करंट बुला रहे हैं, ये थर्ड करंट हो जाएगा. थर्ड करंट 0 माइनस V नॉट बाई K, 0 माइनस V नॉट बाई K अपॉन R2 इक्वल टू 0. ठीक है, R2 वाले को राइट साइड में ले जाते हैं और इसको लेफ्ट साइड में रहने देते हैं. मैं थोड़ा सा यहां पे सॉल्व करता हूं जिससे रेफरेंस पकड़ पाए. तो V नॉट माइनस V नॉट बाई K और V नॉट बाई K स्क्वायर माइनस V नॉट बाई K करेंगे तो V नॉट प्लस V नॉट बाई K स्क्वायर माइनस 2V नॉट बाई K इंटू 1 बाई R1 इक्वल टू V नॉट बाई K R2. V नॉट सब जगह कैंसिल कर दिया. तो क्वेश्चन में पूछा R1 और R2 का रेशियो बताओ, तो R1 ऊपर भेज देते हैं और K ऊपर भेज देते हैं. तो K इंटू 1 प्लस 1 बाई K माइन 1 बाई K स्क्वायर प्लस 2 बाई K इक्वल टू R1 बाई R2. यहां पे आंसर आया R1 बाई R2 इक्वल टू K इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई K स्क्वायर माइनस 2 बाई K. एक बार एलसीएम ले लेते हैं. तो K स्क्वायर का एलसीएम K से K कैंसिल हो जाएगा, नीचे K आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा
के स्क्वायर प्लस -2k प्लस 1। सारे पोटेंशियल को मैंने वी नॉट के टर्म्स में लिखा है, जिससे कि सारे वी नॉट का वैल्यू आपस में कैंसिल हो पाए। सारे पोटेंशियल को वी नॉट के टर्म्स में लिखा है। जैसे मैं अगर आखिरी में भी पूछोगे तो ये वी एन माइनस वन को वी नॉट अपॉन के का पावर एन माइनस वन ऐसा लिख दूंगा। इससे पहले वाले को पूछोगे तो वी एन माइनस टू को मैं वी नॉट अपॉन के का पावर एन माइनस टू बोल दूंगा। जैसे v1 को v बाई के बोला, v2 को v बाई के स्क्वायर बोला, v3 को v बाई के क्यूब बोला, ऐसे v नॉट अपॉन के का पावर n माइनस टू बोल दूंगा। इससे सेकेंड लास्ट वाले। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं और इस सवाल को, आखिरी वाले सवाल को जरा सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि R2 और R3 का रेशियो बताओ। यहां देखो, यहां R2 लिखा है और यहां R3 लिखा है और यहां R1 लिखा है, लेकिन इसके आगे जंक्शन नहीं जा रहा। ये Vn माइनस वन है जिसका वैल्यू V नॉट अपॉन के का पावर n माइनस वन, और ये Vn है जिसका वैल्यू V नॉट अपॉन के का पावर n है। तो आप देखिए यहां से यहां तक कोई करंट गया तो वही करंट यहां से यहां भी जाएगा। इसको जीरो बोल रहे हैं, ये अर्थिंग है। तो जो देखो ये सीरीज है, यहां पे जंक्शन नहीं बना है, तो सीरीज में इन दोनों का करंट सेम होगा। तो मैं R1 और R3 का रेशो निकालूंगा और फिर R1 और R2 का रेशो उसमें शिफ्ट कर दूंगा, तो R2 R3 का रेशो आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे आपको बोलूं कि ये पोटेंशियल है V अपॉन के का पावर n माइनस वन और यहां है V नॉट अपॉन के का पावर n, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस को R1 से डिवाइड करेंगे तो एक करंट I आ जाएगा। वही करंट I यहां पर भी फ्लो होगा क्योंकि इधर कोई जंक्शन नहीं बना, करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस को R3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पहला करंट लिख रहे हैं V नॉट अपॉन के का पावर n माइनस वन माइनस V नॉट अपॉन के का पावर n डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू V नॉट अपॉन के का पावर n माइनस 0 अपॉन R3। आयुष विश्वकर्मा, यहां पे के स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन ये जो न्यूमरेटर वाला के है इसको के स्क्वायर से कैंसिल कर दिया तो डिनोमिनेटर में के रह गया भाई। अगर मैं इनको आपस में कैंसिल कर दूं, जैसे ऐसे कर दूं, R1 बाई R3 इक्वल टू, R1 ऊपर पहुंच गया, ये नीचे पहुंच जाएगा, तो V नॉट अपॉन के का पावर n माइनस वन, यानी कि के ऊपर चला गया, माइनस V नॉट अपॉन के का पावर n अपॉन V नॉट अपॉन के का पावर n। इसको कैंसिल कर दिया ये ऐसे, तो R1 अपॉन R3 का वैल्यू k माइनस वन आ गया, k माइनस वन। आप देखो k का पावर n माइनस वन है, मतलब ये k का पावर n अपॉन k है, उसको k को मैंने ऊपर भेज दिया, n माइनस वन पावर है ना।
तो ये R1 बाय R2 आ गया, और R1 बाय R2 हमारे को पता है और R1 बाय R3 पता है। इनको आपस में डिवाइड कर दें तो क्या R2 बाय R3 आ जाएगा। तो R2 बाय R3 इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो सेकेंड है K माइनस 1 डिवाइडेड बाय K स्क्वायर माइनस 2K प्लस 1 अपॉन K। ये जो रिजल्ट है ये K माइनस 1 और K नहीं, K माइनस 1 का होल स्क्वायर ही है ये वाला। तो K माइनस 1 एक बार कैंसिल हो जाएगा तो K अपॉन K माइनस 1 हो जाएगा। अब इस सवाल को आप एक बार और ट्राई करना क्लास के बाद। R1 इक्वल टू R2 कैसे आया, क्या बोलते हो यार तुम लोग, बहुत मजा आ जाता है मुझे। R1 इक्वल टू R2 कहां आया भाई, R1 बाय R2 का तो रेशियो हमने निकाला, और यहां पे R1 और R3 का रेशियो निकाला। अगर मैं इस रेशियो को इस रेशियो से डिवाइड कर दूं, यानी R1 बाय R2 से डिवाइड कर दूं, तो R2 ऊपर चला जाएगा, R1 कट जाएगा, R2 बाय R3 आ जाएगा। तो मैंने R2 बाय R3 निकालने के लिए पहले इसका नंबर लिखा K माइनस 1, और फिर उसमें R1 बाय R2 से डिवाइड कर दिया, तो उसका न्यूमरेटर नीचे चला गया, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। इस क्वेश्चन को एक बार आप करके देखना, अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हो तो आप इसको छोड़ देना, क्योंकि एडवांस लेवल का सवाल है। नहीं क्लियर हो रहा मतलब मामला उतना नहीं ठीक है, अभी एडवांस लेवल पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर हो रहा है तो आप समझ लीजिए आप एडवांस लेवल के लिए अभी से तैयार हैं, तो आप मेहनत बढ़ा देंगे, आपका एडवांस क्लियर हो जाएगा। मैंने रास्ते लास्ट वाले रास्ते में देखा कि इसमें करंट जा रहा हो, वही करंट इसमें जा रहा हो, क्योंकि यहां कोई जंक्शन तो है नहीं। जैसे यहां जो करंट आ रहा था वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहां जो करंट आ रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहां जो करंट आ रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन लास्ट वाले में जो करंट आ रहा है वही नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों करंट बराबर है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस को R1 से डिवाइड करा, ये करंट आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस को R3 से डिवाइड करा, ये करंट आ गया, दोनों करंट को इक्वल कर दिया। तो मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस R1 करा, एक करंट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R3 करा तो एक करंट आ गया, और फिर इसमें V0 अपॉन K का पावर n को आपस में कैंसिल कर दिया। तो n-1 पावर का मतलब है पावर n के ऊपर -1, यानी K ऊपर चला जाएगा। वो आप मैथमेटिक्स जानते हो, खुद सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक झंडू सवाल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग पैरेलल बैटरी से करते थे। आपको याद होगा अगर ऐसे तीन अलग अलग ब्रांच में बैटरी हो, सर आपने बोला तीन ब्रांच में बैटरी हो, बीच वाले ब्रांच में तो बैटरी नहीं है, तो हमको जब यहां पे बैटरी दिया ही नहीं है तो हमको बैटरी क्यों लेना। आप बोलो 0 वोल्ट की बैटरी ले लो, तीनों को पैरेलल ले लो। जैसे 4.5 की बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस 6 है, 0 वोल्ट की बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी यहां पे 3 है, यहां 6 है, और 3 वोल्ट के बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस 10 है। अगर ये तीनों को सॉल्व कर ले तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से मुझे करंट आ जाएगा। लेकिन मैं अब नोडल मेथड से कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां मैंने 0 लिख लिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां पे 3 वोल्ट हो गया। इधर से आगे आएंगे तो यहां पे 4.5 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन इधर से आगे नहीं आ सकते क्योंकि बैटरी क्रॉस करना अलाउड नहीं। अब यहां से आगे नहीं आ सकते क्योंकि रेजिस्टेंस क्रॉस करना अलाउड नहीं, यहां पे भी रेजिस्टेंस क्रॉस करना अलाउड नहीं, यहां पे भी अलाउड नहीं, मतलब किसी भी रास्ते से इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं लिख सकते, तो मैंने इसको x मान लिया। अब मैं x के लिए इक्वेशन बना रहा हूं, देखो आप ध्यान से, एक यहां 4.5 वोल्ट है और यहां x है, दूसरा देखो यहां 0 वोल्ट है और यहां x है, तीसरे रास्ते में देखो कि यहां पे 3 वोल्ट है और यहां 10 ओम है और यहां x है। तीनों रास्ते से आने वाले करंट का सम जंक्शन पे 0 करेंगे, तो 4.5 माइनस एक्स, 4.5 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 0 माइनस एक्स अपॉन 6 प्लस 3 माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 0। ये हमने अभी लिख दिया।
4.5 अपॉन 3 करेंगे तो 1.5 आएगा, 0.3 अपॉन 10 करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, बाकी सब x के साथ उधर भेज देता हूं। तो x ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10 है। 1/3 प्लस 1/6 होता है 1/2, 1/2 प्लस 1/10 होता है 1/2 प्लस 1/10, 12/20 यानी 6/10। 30 कर देते हैं। 10 प्लस 5 प्लस 3 x का वैल्यू यहां पे लिखा 1.8, ये हो गया 18/30। तो x का वैल्यू आया 1.8 इंटू 30/18, ये डेसिमल हटाया, 18 से 18 कैंसिल, आंसर आ गया 3 वोल्ट। अगर x का वैल्यू 3 वोल्ट आया तो पूछा है 10 ओम में करंट बताओ। अब 10 ओम के अक्रॉस देखो, यहां भी 3 वोल्ट लिखा है, यहां भी 3 वोल्ट लिखा है, तो 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो हम बोलेंगे करंट इन 3 ओम इज अगर x का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ये नोडल से बच्चों आसान नहीं हुआ है, क्योंकि पहले तुमने वोल्टेज रीडिस्ट्रीब्यूट किया, आपने पहले वोल्टेज फैलाया, फिर आपने जंक्शन के लिए एक इक्वेशन बनाया, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व किया, उस सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आया, x का डिफरेंस से तुमने करंट निकाला। ये इजी नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि ये एक मेथड हो गया। तो मैं आपको अगर इसी सवाल को ऐसे लिख दूं कि यहां 10 है, यहां 3 है, यहां 6 है, ये 4.5 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 6 है और ये 3 ओम है। अब मैं अगर ईएमएफ निकालूं तो एक ही फॉर्मूले से आंसर बन जाएगा। देखो 4.5 अपॉन 3 प्लस 0/6 प्लस 3/10 अपॉन 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10। इसको सॉल्व किया तो ऊपर देखो 1.5 और 0.3 है 1.8 और नीचे 18/30, आंसर आ गया 3 वोल्ट। हमने देखा कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है 3 वोल्ट, मतलब ये भी 3 वोल्ट पे है, ये भी 3 वोल्ट पे है और ये भी 3 वोल्ट पे है। लेकिन अगर कोई बैटरी 3 वोल्ट का टोटल ईएमएफ 3 वोल्ट ही दिखा रहा हो ना, तो वो चार्जिंग है ना डिस्चार्जिंग है, करंट हो गया 0। देखो पैरेलल ईएमएफ का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, पैरेलल में बैटरी है, ईएमएफ का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, उसको हमें डिजाइन नहीं करना, उसमें हमें वोल्टेज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, उसमें जंक्शन में करंट का सम 0 नहीं रहना, उसमें केयरफुल रहने की जरूरत नहीं, वो वैल्यू रखे और आंसर आया। आंसर 3 वोल्ट से मैच कर गया। अगर आंसर 3 वोल्ट से ज्यादा आता तो मैं कहता ये चार्जिंग बैटरी है, जैसे 4 वोल्ट आ जाता तो हम चार्जिंग करते E प्लस IR इक्वल टू 4 वोल्ट करके आंसर निकाल देते। अगर आंसर 3 वोल्ट से कम आता तो मैं कहता डिस्चार्जिंग बैटरी है, तो E माइनस IR इक्वल टू, मान लो 2 वोल्ट आंसर आता तो मैं लिखता 3 माइनस IR इक्वल टू 2 वोल्ट, I का वैल्यू निकाला। लेकिन अगर यहां 3 वोल्ट का 3 वोल्ट आ गया, मतलब ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नहीं, ओपन सर्किट की तरह, इसमें करंट 0 है। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था कि बैटरी देखते ही मैं बता दूंगा कि करंट बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है या करंट नहीं है। इस सवाल में दिख रहा है करंट नहीं। चलिए ये सवाल होमवर्क है, नोडल से करना, नोडल से करना। देखो यहां पे अगर 0 माना तो यहां 10 लिख लोगे, क्योंकि यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा रास्ता बन गया। अगर ये 10 है तो ऊपर के सारे पॉइंट 10 हो गए, अगर ये 0 है तो नीचे के सारे पॉइंट 0 हो गए। अब आप कोई भी बैटरी को देखेंगे, जैसे यहां 10 है और यहां 10 है, तो इस पॉइंट I का वैल्यू 15 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ये 0 है तो इस पॉइंट J का वैल्यू 15 वोल्ट हो जाएगा। अगर ऊपर 10 है तो इधर K का वैल्यू 15 वोल्ट हो जाएगा। तो आपको हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पता चल जाएगा, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तो यहां करंट कितना गया वो पता चल गया, यहां ऊपर करंट कितना गया वो पता चल गया, यहां नीचे करंट कितना गया वो पता चल गया। अगर करंट के डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो आपको इसका भी करंट पता चल जाएगा, या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कैसे। क्या बात, सवाल पूछा, एक बच्चा पूछ रहा है सर 4.5 वाले ब्रांच में करंट कैसे निकालें। ये 3 वोल्ट है और ये देखो यहां 0 लिखा, ये 4.5 वोल्ट है। वाह 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 वाह, ये 4.5 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.5 वोल्ट। यहां का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस किया तो करंट 0.5 एम्पियर आ गया। भाई कुछ भी आप भी करके ट्राई करके देख सकते थे, इसमें ब्रांच में करंट निकालना बड़ा आसान है। चलिए अब फिर से वही, जैसे कैपेसिटर में कुछ सर्किट सॉल्विंग करा था, तो आपको लिखना है सिमेट्रिकल सर्किट्स हैं या कुछ ऐसे सर्किट्स हैं जो कि इजी सर्किट्स हैं, उनको सॉल्व कैसा किया जाए। क्योंकि ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए स्पीड थोड़ा तेज होगी और आपको ये आइडिया लगाना चाहिए, अब खुद अपने दिमाग पे प्रेशर डालना। ध्यान से देखो, मैंने आपको कैपेसिटर में भी ऐसा सिखाया था कि कहीं पर या तो सिमेट्री से हमें पता चल जाए, जैसा रास्ता ए से होके जा रहा है वैसा रास्ता बी से होके जा रहा है, यानी ए और बी एक जैसे प्लेस्ड पॉइंट है, ए और बी का पोटेंशियल सेम हो गया। याद करो क्यूबिकल वाले ब्लॉक में हमने ऐसा देखा था कि जैसा रास्ता ए से होके जा रहा है वैसा रास्ता बी से होके जा रहा है, तो ए और बी सेम पोटेंशियल हो गए। इसी तरीके से दूसरा हमने देखा था, मतलब ये जो मेथड है पॉइंट पोटेंशियल मेथड है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड में हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल, और उनका कुछ नाम रख देते हैं, रामलाल श्यामलाल, एंड नेम देम। जैसे अगर एक पॉइंट को x मान लिया तो दूसरे को भी x मान लो। सेम पोटेंशियल के पॉइंट आइडेंटिफाई करने को पॉइंट पोटेंशियल मेथड कह रहे हैं। ध्यान से देखना और समझना, यहां पे दो तरीके से आइडेंटिफाई होगा, या तो सर्किट में ऐसा सिमेट्री होगा कि आपको लगेगा यार दोनों रास्ते एक जैसे हैं, तो पॉइंट के पोटेंशियल भी एक जैसे ही होंगे। दूसरा तरीका होता है कि अगर कोई कंडक्टर विदाउट रेजिस्टेंस वायर है, मतलब इफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0 इज कनेक्टेड। जैसे इस फोटो में आपको एक वायर ऐसा दिख रहा है, साहब इसमें तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो यहां जो नाम बी लिखा है वही यहां पे बी लिख लो। यहां पे बी लिखा है, यहां बी लिख लीजिए। देखो ये बी और बी सेम हो गए क्योंकि ये एक ही पोटेंशियल पे पॉइंट है। यहां पे कोई और नाम है, उसको सी लिख दीजिए। अब सर्किट रीड्रॉ कर दीजिए कि टर्मिनल्स अगर ए और बी हैं तो ए से बी ये रेजिस्टेंस गया, तो एक रेजिस्टेंस ए से बी चला गया, ये वाला आर, ये आर है। एक रेजिस्टेंस ए से सी गया, एक रेजिस्टेंस ए से सी गया, और सी से दो रेजिस्टेंस बी गए, तो सी से दो रेजिस्टेंस मिलके बी में गए, तो ये आर और आर और आर, ये हो गया r/2, r/2 और r हो गया 3r/2, 3r/2 और r हो गया 3r/5। पड़म पड़म। अब स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आप नोट मत कीजिए, सवाल नोट मत कीजिए, केवल क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि अगर ये सीख गए तो आप ऐसे 50 सवाल कर लोगे आराम से। तो क्वेश्चंस को देखते चलो, नोट मत करो। आप इसको घर पे आराम से एक बार आधा घंटा लगाना और इसको केवल सवाल आज के उसमें देखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी प्लेन वायर लगा है, देखो प्लेन वायर। अगर इस प्लेन वायर, यहां पे भी प्लेन वायर लगा, यहां पर भी प्लेन वायर लगा, तो अगर इस पॉइंट को x लिख दे तो इसको भी x लिखना पड़ेगा, इसको y लिख दे तो इसको भी y लिखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि a से x एक रास्ता आया और ये रास्ता x से y गया, ये रास्ता भी x से y गया और ये रास्ता भी x से y गया, यानी x से y 3 रास्ते गए। अच्छा, x से y में 15 और 10 है यानी 25 हो गया, x से y में 40 एंड 10 है यानी 50 ओम हो गया, x से y में 20 एंड 30 है यानी ये भी 50 ओम हो गया।
तो ए से एक रास्ता गया x में, x से 3 रास्ते गए y में, 50 ओम, 50 ओम, 25 ओम, और तीनों मिलके y से b में गए, तो y से b में 8 ओम का अलग b में चला गया। देखो आप सारे रेजिस्टेंस काउंट में, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 50 50 होता है 25, 25 25 होता है 12.5, और 12.5 में 10 और ऐड कर दें तो आर इफेक्टिव का वैल्यू 22.5। मैं आपको आज ये इसी तरह के कुछ और सवाल करा देता हूं और कुछ दे भी देता हूं एग्जाम में घर के लिए, ठीक है। आपको अगर प्लेन वायर सर्किट में बीच में दिखे तो आपको तुरंत क्या कर देना है, इस प्लेन वायर के दोनों एंड को सेम नाम लिख देना। जैसे यहां मैंने x लिखा तो यहां x लिख दूंगा, फिर जरा चेक करूंगा कि x से जो रेजिस्टेंस निकल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो बोलो a से तो x पे आया, a से मान लो बैटरी लगाए तो करंट a से x पे आएगा, लेकिन x तो दो है, हाँ तो एक x से करंट किधर गया y में, तो नीचे वाले x से किधर गया, अरे सर नीचे वाला भी y में गया, और ये वाला भी y में गया, यानी ये तीनों पैरेलल हो गए। दिख नहीं रहे लेकिन तीनों पैरेलल है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप एक बार होमवर्क है, ट्राई करना। लेकिन यहां पे बैटरी लगाए P पे और O पे, O यहां पे ये बेस का सेंटर है, तो बैटरी लगाए P पे और O पे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R दिया है, यानी ये वाला जो सेमी क्वार्टर सर्कल जैसा पॉइंट है, ये क्वार्टर सर्कल P से A क्वार्टर सर्कल है, तो इसका लेंथ है पाई R/2, रेडियस A है पाई A/2, और इंटू R कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा R1। जबकि ये जो चीज है ये रेडियस A के बराबर है, तो इसका रेजिस्टेंस R2 A इंटू R हो जाएगा। मैं जो बोला वो बात समझे क्या, यानी साइड वाले ये जो गोल वाले रेजिस्टेंस ये सारे R1 है, और ये जो बेस पे 4 डंडे बने हैं ये R2 है, R2। अच्छा, अगर P से करंट एंटर करेगा तो चारों रास्ते एक जैसे हैं, P से जितना A पर जाएगा वैसा ही D पर जाएगा, वैसा ही B पर जाएगा, वैसा ही C पर जाएगा, यानी जो पोटेंशियल D का मिलेगा वही A का मिलेगा, वही B का मिलेगा, वही C का मिलेगा। यानी B और C के बीच में जो वायर है उसको हटा दो, B और A के बीच में जो वायर है उसको हटा दो, A और D के बीच में जो वायर है और D और C के बीच में जो वायर है उन चारों वायर को हटा दीजिए। तो ये होमवर्क है, इसको कर लेना। इस सवाल में सिमिट्री से हमने बताया, मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, वोल्ट की बैटरी लगी है, तो मुझे इसमें करंट बताना, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, और ये 4 ओम है। 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, इसमें करंट बताना है। इसको भी एक बार ट्राई करना। जब भी प्लेन वायर से जुड़ा है तो वो अपने आप पॉइंट पोटेंशियल यानी उसमें आइडेंटिफाई करो उस पॉइंट का नाम क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए ये टर्मिनल्स का नाम A एंड B है, इस कहानी में एक क्वार्टर सर्कुलर वायर है, क्वार्टर सर्कल है, और दूसरा वायर ऐसा रेडियस जैसा है, रेडियस, तो रेडियस का वैल्यू A है और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R है, तो रेडियस यानी लेंथ से रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। जैसे इस वायर का लेंथ मान लो 2 मीटर है, 2 मीटर को R से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। अगर इस वायर का लेंथ 1 मीटर है तो 1 मीटर को R से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रेजिस्टेंस आएगा। तो अगर यहां P से करंट एंटर करें तो P से जैसा रास्ता A का है P से वैसा ही रास्ता D का है, P से वैसा ही रास्ता B का, P से C का भी रास्ता सेम है, क्योंकि ये चारों क्वार्टर सर्कल है, तो चारों में बराबर करंट जाएगा।
अगर बराबर जाएगा तो जो पोटेंशियल डी का मिलेगा वही बी का मिलेगा, वही सी का मिलेगा, वही ए का मिलेगा। अगर ये सबके पोटेंशियल सेम हो गए तो ए और डी के बीच में वाला रेजिस्टेंस हटा दो, ए और बी के बीच वाला हटा दो, डी और सी के बीच वाला, तो सारे बीच वाले हट जाएंगे। तो पी से 4 रास्ते बने ये, और इनके आपस के रेजिस्टेंस हट गए, फिर 4 रास्ते बने ये ओ पे आ गया, ये पी पे, यहां ए ई इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। एक सवाल और देखते हैं। यहां पे सी और डी टर्मिनल्स है, सी टर्मिनल है और डी टर्मिनल है। आप आराम से लॉजिक पकड़ना, अगर सी से चल के डी जाना है करंट को, तो एक करंट तो सीधा जाएगा, वो सीधा वाले रास्ते को चाहो तो हटा के बाद में कनेक्ट करना, सीधे वाले से कुछ भी सर्किट में चेंज नहीं आता। दूसरा करंट कहां से जाएगा, तो आप कहेंगे मान लो डी से करंट एंटर किया, तो एक करंट जाएगा डी से ई एफ सी, और दूसरा करंट जाता है ए बी सी। लेकिन आप अगर सिमिट्री देखो तो डी से ई वाला जो पोजीशन, यानी ई वाला जो पोजीशन है और ए वाला जो पोजीशन है, वो डी और सी के मुकाबले आइडेंटिकली प्लेस्ड है। मतलब यहां एक्स लिखा तो यहां भी एक्स लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही सी से देखो तो जितना दूर बी है उतना ही दूर एफ है, अगर यहां वाई लिखना पड़ा तो यहां भी वाई लिखना पड़ेगा। थोड़ा लॉजिक बनाओ। तो क्या ए और ई के बीच का रेजिस्टेंस हटा सकते हैं? हटा दो। क्या एफ और बी के बीच का रेजिस्टेंस भी हटा सकते हैं? बिल्कुल हटाओ, वाई और वाई कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। हटा देंगे तो 3 पैरेलल रास्ते बन जाएंगे, आंसर आएगा बिल्कुल सही। चलिए, ये हमारा फेवरेट सवाल है, ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हाँ, ये सवाल पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फटाफट इसको देख लेते हैं। ये सब हमने किया हुआ है, इसको फटाफट देख लेते हैं। इसमें कैपेसिटर का एक सवाल हमने नहीं किया था, वो आप कर लेते हैं। तो मान लीजिए इस क्यूब में पूछा है बी और एच का, ये बॉडी डायगोनल होता है। बॉडी डायगोनल हाईली सिमेट्रिकल पॉइंट से मिलकर बना है। जैसे ये करंट आई गया तो आप कहेंगे जितना सी है वैसा ही ए है, वैसा ही एफ है। मतलब इसको भी एक्स लिख दिया, इसको भी एक्स लिख दिया। लेकिन सर ये पता कैसे करते कि तीनों एक जैसे? आप देखो बी से ए का जो डिस्टेंस है और इसी ए का एच से जो डिस्टेंस है, तो यहां से अगर एल है तो बी एच से √2l होगा, √2l। ऐसे ही सी को भी देखो तो बी से सी अगर एल है तो एच से सी √2l है। ऐसे ही एफ को देखो तो बी से एल है तो एच से √2l है। यानी दोनों टर्मिनल्स के बीच में जिस तरीके से ए प्लेस्ड है वैसा ही सी प्लेस्ड है। टर्मिनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मतलब तुम्हारा एक दोस्त टर्मिनल बी पे खड़ा है और एक दोस्त टर्मिनल एच पे खड़ा है और तुम ए पे खड़े हो, तो तुमको लगेगा यार ये इससे डिस्टेंस एल है तो उससे डिस्टेंस √2l है। अगर आप एफ पे खड़े हो तो भी आपको सेम डिस्टेंस पर दोनों दोस्त दिखेंगे, और सी पे खड़े हो तो भी यहां पे एल और यहां से √2l। तो एक दोस्त अगर यहां एक्स पे खड़ा है, यानी ए पे खड़ा है, दूसरा सी पे खड़ा है, तो बताइए दोनों की पोजीशन से ये दोनों बाकी दोस्त किसके नजदीक हैं? तुम बोलोगे यार एक ही पोजीशन पे दिख रहा है, एक जैसे प्लेस्ड है। तो फिर क्या ऐसा कह सकते हैं कि यहां से यहां जो x का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आएगा वहां पे भी यही आएगा, यहां पे भी x का वैल्यू आएगा। ऐसे ही सिमिलरली मैंने इन 3 पॉइंट्स को y, y और y लिख दिया। आप अपने आप को यहां बैठा के देखो तो h कितना दूर दिख रहा है और b कितना दूर दिख रहा है। यहां पे b और h के बीच में पूछा है रेजिस्टेंस। तो हमने ऐसे सोचा कि b से सर्किट स्टार्ट हुआ, B से 3 ब्रांच गए X में, यानी R/3 गया X में। X से 6 ब्रांच गए, 6 ब्रांच गए Y में। X से Y में 6 ब्रांचेस गए, तो X से Y में R/6 लिख दिया, और Y से H में 3 ब्रांचेस गए तो R/3 लिख दिया। तो आंसर आया R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। ये R इफेक्टिव हो गया,
आंसर हुआ ये 6, एलसीएम ले लेते हैं तो 2 + 2 + 1 5r/6 आर इफेक्टिव है। क्या ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं कैपेसिटेंस में? बिल्कुल कर चुके हैं सर। वहां पे 6c/5 बन गया था आई थिंक। चलिए अब इस कहानी को और कर लेते हैं। ये भी पॉइंट पोटेंशियल है लेकिन स्लाइटली अलग है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना पहले, है ना। जंप कंक्लूजन में जल्दी मत करना। ये सवाल आसान है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। इसमें बी और सी में एक रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन बी से सी का रास्ता एक डायरेक्टली है। इसको मैं हटा देता हूं और ये बाद में लगा दूंगा, मतलब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मान लो इसमें मैंने ऐसे हटा दिया इसको, थोड़ी देर के लिए भूल गए। क्यों भूल गए? कि जब इसके अलावा सारा सर्किट सॉल्व कर लेंगे तो फिर इस रेजिस्टेंस को बाद में पैरेलल में लगा देंगे। जब पूरा ये सर्किट सॉल्व कर लेंगे, ये तो डायरेक्ट बी से सी है, तो इसको पूरे सर्किट के साथ पैरेलल में लगा देंगे। मतलब अगर इन सब का आंसर मिला के कुछ ऐसे 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 कुछ बन जाए तो ये बी और सी के बीच में ऐसे कुछ आ गया, बाद में ऐसे पैरेलल एक ब्रांच अलग से लगा देंगे, तो उसमें पैरेलल वाला रिजल्ट में आर और आ जाएगा पैरेलल में। तो वो याद रखना, बाद में लगाएंगे। अभी हम ऐसे देखें तो बी से चल के रास्ता एफ से होके सी को देखो, एफ से खड़े होके बी को देखो और सी को देखो, तो आप कहेंगे ये तो एल है और ये √2l है। ऐसे ए से देखो, आप कहेंगे ये सर एल है और ये √2l है। अरे एफ और सी एक जैसे लग रहे हैं, तो इसको भी एक्स लिख दिया, इसको भी एक्स लिख दिया। सिमिलरली इसको भी वाई लिख दिया और इसको भी वाई लिख दिया। लेकिन अब ये दो जंक्शन ना तो एक्स है ना वाई है, इनको पी और क्यू लिख दिया कुछ, क्योंकि ये इधर से भी √2l है और इधर से √3l है। ये वाला इधर से √2l है, √3l है, तो ना तो वो एक्स की तरह दिख रहा है ना वाई की तरह दिख रहा है। अब आप कह सकते हैं सर इसमें अगर बीच में से प्लेन ऑफ सिमिट्री बना दे तो बीच में डिवाइड हो जाएगा सर्किट दो पार्ट में। अरे प्लेन ऑफ सिमिट्री तभी बनाना फायदेमंद होता है जब उस प्लेन में कोई रेजिस्टेंस आए या कोई जंक्शन आए। अगर इस डब्बे को ऐसा बीच से काटोगे तो वायर आधा आधा कट जाएगा, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री से अगर आधा काट दें, दोनों टर्मिनल्स के बीच में से काट दें, तो फिर प्लेन ऑफ सिमिट्री बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें करना क्या है वो देख लो, आप फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया देखो, आप समझना। ये सर्किट बी पॉइंट से स्टार्ट किया, बी से दो रास्ते निकले, एक्स में दोनों गए, तो बी से दो रास्ते निकले, यानी कि बी से r/2 निकला और एक्स पे चला गया। अब एक्स से, ये एक्स है और ये एक्स है, दो एक्स है, एक रास्ता पी पे गया, दूसरा रास्ता वाई में गया। इस एक्स को देखो, एक रास्ता पी पे गया और दूसरा रास्ता वाई पे गया। फिर मैंने देखा पी वाला रास्ता क्यू पे गया और क्यू से वाई पे आया। तो मुझे यह समझ में आया कि एक्स से दो पाथ बन गए, दो बन गए, एक सीधा वाई पे गया और दूसरा वाला पी पे गया। देखो, एक्स से एक रास्ता वाई पे गया, इस एक्स से भी एक रास्ता वाई पे गया, तो दो रास्ते वाई में जा रहे हैं, तो दो रास्ते तो डायरेक्ट मैंने वाई में भेज दिया, r/2 कर दिया।
हाँ जी, हेलो हेलो। ठीक है, ये जो है देख लो, बी से सर्किट स्टार्ट किया, दो रास्ते एक्स में गए, दो अगर एक्स में जाएंगे तो आर बाई टू कर देंगे, दो पैरेलल हो गए, आर बाई टू कर दिया, आर और आर पैरेलल, आर बाई टू। फिर एक्स से एक रास्ता वाई में गया, और इस एक्स से भी एक रास्ता वाई में गया, और दूसरा कहां गया, दूसरे वाला एक्स से पी में गया, फिर पी से क्यू में गया, और क्यू से वाई आया। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक तो डायरेक्ट एक्स से वाई निकल गया, और एक एक्स से पी गया, पी से क्यू, और फिर क्यू से वाई आया। मतलब एक रास्ते में तीन रेजिस्टेंस दिखेंगे, दूसरे रास्ते में एक ही रेजिस्टेंस दिखेगा, क्योंकि दोनों फाइनली वाई पे जा रहे हैं। तो वाई से फिर सी की तरफ क्या हो रहा है, वाई से दो रास्ते सी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वाई से आर बाई टू सी पे लगाया, और बाद में एंड में एक रेजिस्टेंस ओवरऑल पैरेलल में वो वाला लगाया जो कि रिमूव कर दिया था। तो ये जो ऑलरेडी रिमूव्ड वाला था, मतलब ये जो हमने अलग से बाद में लगाना था, वो वाला बाद में लगाया। तो आर बाई टू हो गया, आर और आर मिलके हो गया 2r, ये पूरा रास्ता हो गया 2r, और नीचे है r बाई टू। तो 2r और r बाई टू को पैरेलल ऐड किया तो 2r बाई 5, ये डिब्बे का हो गया 2r बाई 5। इनके आगे पीछे r बाई टू और है, तो सीरीज हो गया 2r बाई 5 प्लस r बाई टू 7r बाई 5, और 7r बाई 5 के साथ ये पूरा ऊपर का रास्ता 7r बाई 5 है, इसके साथ r पैरेलल में आ गया, तो 7r बाई 12। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, लेकिन मैं जो अगला वाला चीज आपको बता रहा हूं, ये बेटे कैपेसिटर में हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं, समय समाप्त हो चुका है, लेकिन ये नोट्स भेज दूंगा, और ये भी आपका होमवर्क है, जरा ये पढ़ के अपने आप फिगर आउट करना, क्या ये चीज आप कर चुके हैं कैपेसिटर में, इसमें बीच वाला हट जाता है, फिर इसमें बीच वाला जंक्शन खुल जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते क्या? अभी फिर से नो साउंड है क्या? अरे यार तुम लोग लल्लू बना रहे हो इस समय। तो ये फोल्डिंग सिमेट्री, इस बार नया शब्द लिखा है फोल्डिंग सिमेट्री, जिसमें अपर हाफ लोअर हाफ सेम होता है, उसमें हम फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह का। अगले 4-5 चीजें, 4-5 आपको और स्लाइड आगे की जा रही हैं, उनको आप खुद एक बार फिगर आउट करना। नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर आपने कर लिया तो आपकी स्पीड ज्यादा तेज हो जाएगी और आप काफी सवाल कर पाएंगे। नमस्कार।